हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो हम ऑडिटिंग में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंटरनल कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल मेजर्स के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक। ठीक है, तो ये ऑडिटिंग का नया चैप्टर है। हिंदी में इसे बोलते हैं आंतरिक निरीक्षण नियंत्रण उपाय। ठीक है, हिंदी में कहते हैं आंतरिक नियंत्रण उपाय। तो देखिए ये आंतरिक नियंत्रण क्या होता है। देखिए ऑडिटिंग के बारे में तो आपको पता ही है। ऑडिटिंग का मतलब होता है अपने अकाउंट्स को क्या करना, चेक करना। ठीक है, उसको एग्जामाइन करना। तो इसमें देखिए इंटरनल कंट्रोल क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि बिजनेस के अंदर ही अपने बिजनेस के जो फाइनेंशियल और जो भी एक्टिविटीज़ है अकाउंटिंग रिलेटेड, उसको पहले से ही क्या कर देना, एकदम सही तरीके से एग्जामाइन कर देना, उसके ऊपर कंट्रोल रखना। ठीक है, उसको हम इंटरनल ऑडिट भी कह सकते हैं कि अंदर ही हम अपने अकाउंट्स को पहले से ही, कोई ऑडिटर आके चेक करे इससे पहले हम ही उसे क्या कर दे, चेक करके रखें। ठीक है, ताकि वो सही हो। अब देखिए इंटरनल कंट्रोल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल इज़ द बेस्ट रिगार्डेड एज इंडिकेटिंग द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स फाइनेंशियल और अदरवाइज एस्टैब्लिश्ड बाय कंडक्ट ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग द इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड अदर फॉर्म ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो देखिए इंटरनल कंट्रोल क्या है, एक तरह का सिस्टम है जिसके अंदर बिजनेस के अंदर की जो फाइनेंशियल और जो अकाउंटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसको क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल करने की ही क्या है, टेक्निक्स हैं। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल मतलब बाहर से आके कोई इंसान हमारा अकाउंट चेक करे और उसमें गलतियाँ निकाले, इससे पहले हम ही अपनी गलतियाँ पहले निकाल के रखें और हमारा अकाउंटिंग सिस्टम, हमारा जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का जो सिस्टम है वो हम पहले से ही क्या करके अच्छा करके रखें, ताकि हमारा बिजनेस क्या है, बहुत अच्छे तरीके से चले। ठीक है, ताकि हमारे इंटरनल जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसे हम बहुत प्लानिंग से अच्छी तरह से क्या कर सके, ऑपरेट कर सके। इसके लिए ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल करने के क्या क्या ऑब्जेक्ट है, इसके क्या उद्देश्य है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल करने के, आंतरिक नियंत्रण करने के क्या उद्देश्य है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें या सबसे पहले उद्देश्य की बात करें तो वो है करेक्ट अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, जो अकाउंटिंग के जो ट्रांजेक्शन है वो सही तरीके से लिखना, उसमें किसी प्रकार की गलतियाँ नहीं हो। हिंदी में हम कह सकते हैं व्यवहारों का सही लेखा, सही तरीके से व्यवहारों का लेखा करना, उसको उसमें गलतियाँ कम से कम करने की कोशिश करना, ये इसका पहला इंटरनल कंट्रोल का क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेकेंड है प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। एरर और फ्रॉड से क्या करना, उसको पहले से ही पता लगा लेना और उससे उसका निवारण करना। ठीक है, क्योंकि देखो हम इंटरनल कंट्रोल से हम चेक करेंगे हमारे अकाउंट और उसमें हमें अगर कोई गलतियाँ वगैरह होगी तो वो हमें पहले ही मिल जाएगी और हम उसे क्या करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। फिर है फिक्सिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना मतलब उत्तरदायित्व का निर्धारण करना। अब वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जो इंसान काम कर रहे हैं और अंदर जो भी प्रोसेस चल रही है, उनकी सबकी क्या करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेट करना। ठीक है, उनको अपना अपना काम बता देना कि आपको ये काम करना है, ऐसे करना है। फिर है सेफ्टी ऑफ असेट्स। असेट्स की सुरक्षा करना। ठीक है, क्योंकि हम इंटरनल चेक करेंगे, इंटरनल कंट्रोल करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे असेट्स का किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो असेट्स की सेफ्टी उससे हो जाती है। फिर बात करते हैं एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। हमारी जो एफिशिएंसी है, जो कार्य करने की क्षमता है और जो कुशलता है, उसमें क्या होता है, सुधार होता है। क्योंकि जैसे जैसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम काम करता है तो हम सभी चीज़ों की तरफ ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही होती है उस पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिससे हमारे जो मटीरियल है, जो लेबर है, जो हमारे रिसोर्सेज है, जो हमारी कैपिटल है, वो सही तरीके से क्या की जाए, यूज़ की जाए, उसका कहीं पे भी मिसयूज़ नहीं हो। ठीक है, तो ये वो तरीके हैं या ये वो ऑब्जेक्ट है जिसके लिए इंटरनल कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ये जो इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल है उसको भी हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो हम पढ़ेंगे इंटरनल चेक जिसे हम बोलते हैं आंतरिक निरीक्षण, और फिर हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑडिट जिसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक अंकेक्षण। ठीक है, तो ये 2 तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल चेक की। तो इंटरनल चेक का मतलब देखिए क्या होता है, इंटरनल चेक मे बी डिफाइंड एज सच एज अ arrangement of the accounting routine that
errors and fraud are automatically prevented or discovered by the वेरी ऑपरेशन ऑफ द बुक कीपिंग। ठीक है, अब देखिए इंटरनल चेक क्या है, एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो गलतियाँ जो फ्रॉड है वो अकाउंटिंग करते करते ही हम क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। जैसे हम बुक कीपिंग कर रहे हैं, हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के दौरान ही हमें अपनी गलतियाँ पता चल जाएगी। ये एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें हम पहले से ही ऐसी व्यवस्था करते हैं कि कोई भी गलतियाँ या कोई भी ऐसा हो तो हमें पहले ही क्या कर पता चल जाए। ठीक है, तो ये इंटरनल चेक का मतलब होता है। फिर देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल चेक, इंटरनल चेक के क्या क्या ऑब्जेक्ट है, उसके क्या उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, मतलब फ्रॉड से क्या करना, फ्रॉड को रोकना। ठीक है, फ्रॉड का पहले पता लगाएंगे, जब हम अपने काम करेंगे अच्छे तरीके से करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो हम उसको पता लगाएंगे फ्रॉड को और उसको रोकने की कोशिश करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ एरर, एरर का पता लगाना और एरर को रोकना। जब हम अपना आंतरिक जो काम है, जो इंटरनल अकाउंटिंग सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसको हम अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे तो हम बेटर तरीके से काम करेंगे, और जब हम बेटर तरीके से काम करेंगे तो हमें हमारी एरर्स पता चलनी स्टार्ट होगी, तो हम उसे क्या करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट नंबर 3 की बात करें, स्विफ्ट डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड एंड एरर, तो ये फ्रॉड और एरर का जल्दी से पकड़ में आ जाती है। जब हम अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम यूज़ करते हैं या अच्छा इंटरनल कंट्रोल रखते हैं हम अपनी प्रक्रियाओं पे, अपनी प्रोसीजर पे, तो हमें ये जो छल कपट है, जो एरर और फ्रॉड है, वो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है, उसमें फिर लास्ट में इतना टाइम नहीं लगता कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है, पहले ही हमें जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। फिर बात करते हैं फिक्सिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरदायित्वों का निर्धारण। ये देखिए इंटरनल जो चेक है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि एम्प्लॉय को कोई भी काम पहले से ही देकर निश्चित कर सकते हैं, ताकि बाद में अगर कोई गड़बड़ी हो तो हमें पता चल जाए कि वो किस एम्प्लॉय ने की है, क्योंकि सबको अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी हमने सारे एम्प्लॉयज़ को, तो जो भी गड़बड़ी करेगा फाइनली फिर उसको हम ढूंढ सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। ठीक है, फिर है करेक्ट अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इससे क्या होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन की करेक्ट अकाउंटिंग होती है, उसमें गलती होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम होते हैं, क्योंकि जब हम अपना कंट्रोल रख रहे हैं, हम हमारी प्रोसेस पे कंट्रोल रख रहे हैं, इंटरनल चेक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, बार बार उसको चेक कर रहे हैं, तो उसमें फिर गलतियाँ होने के चांसेस कम होते हैं और वो करेक्ट काम होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं फास्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि अगर गलतियां कम होगी तो आपका ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मैच होगा और इससे आप क्या करोगे, अपने फाइनल अकाउंट को जल्दी प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, फैसिलिटी ऑफ ऑडिट वर्क, ऑडिट वर्क के लिए क्या हो जाती है, सुविधा हो जाती है, क्योंकि बाद में जब ऑडिटर आता है, चेक करता है, तो इतनी सारी गलतियां निकलती है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता कैसे क्या करना है। और अगर हम इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं और बार बार हम चेक करते हुए काम कर रहे हैं, तो सारा काम हमारा बहुत सिस्टमेटिक होता है, और सिस्टमेटिक काम होने की वजह से हमारा जो ऑडिट का काम है ना, वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे इसेंशियल फीचर्स ऑफ एन आइडियल इंटरनल चेक सिस्टम, कि एक अच्छा जो इंटरनल चेक सिस्टम है उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, उसमें ऐसी क्या क्या विशेषताएं होने चाहिए, तो वो अभी हम देखते हैं। एक अच्छा जो इंटरनल चेक सिस्टम होता है, अच्छा आंतरिक निरीक्षण जो प्रक्रिया होती है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहले अगर हम बात करें तो रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग कौन कौन से हैं। ठीक है, एम्प्लॉय के लिए कौन कौन से, या एम्प्लॉय के संबंध में, कर्मचारियों के संबंध में कौन कौन से गुण हैं, वो हमें ध्यान रखने हैं। तो एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग जो पहला पॉइंट है वो ये है कि उनमें क्या होना चाहिए, क्वालिफ़िकेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए। मतलब हम जो इंटरनल चेक के लिए जो एम्प्लॉयज़ रख रहे हैं या आंतरिक निरीक्षण के लिए जो व्यक्ति हम रख रहे हैं, वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके पास एजुकेशन होनी चाहिए उस काम को करने की, और साथ ही में उसको ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए उस काम को करने की, ताकि बेटर तरीके से वो काम कर सके और इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा डेवलप हो सके। फिर सेकेंड है ऑनेस्टी। देखिए, जिस व्यक्ति को हम या जिस भी पर्सन को हम काम करने के लिए रख रहे हैं बिजनेस में, कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए, तो वो क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि अपना काम कर ही नहीं रहा है, बता कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं 3rd नंबर पॉइंट की, सिक्योरिटी एंड इंडेमनिटी।
अब देखिए, जो भी काम हम किसी पर्सन को दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लेनी चाहिए, उनकी जमानत लेनी चाहिए, सिक्योरिटी लेनी चाहिए, ताकि बाद में अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो हम उस एम्प्लॉय को रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकें, ठीक है। तो ये भी है फिक्स सिक्योरिटी और इंडेमनिटी में। फिर बात करते हैं मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब बार बार देख रेख करना, मतलब इंटरनल चेक सिस्टम में अगर किसी एम्प्लॉयज़ को हमने काम दे करके रखा है, हम अपना काम अच्छे से करवाना चाहते हैं, तो उनके जो भी अथॉरिटीज़ होती है, जो अधिकारी लोग होते हैं या जो भी उनके ऑफिसर्स होते हैं, उनको बार बार जा कर के इस चीज़ को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि वाकई में काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंटरनल चेक हो रहा है सोच रहे हैं और वो सब मन में ही हो रहा है, बाहर तो कुछ अच्छे से हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो बार बार उसकी मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। फिर बात करते हैं फिक्सिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिस भी इंसान को जो काम दे रहे हैं हम, वो उनका पहले से ही उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देनी चाहिए, ताकि हर इंसान अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। क्योंकि अगर किसी इंसान को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पता होगी तो वो उस अकॉर्डिंग ही काम करेगा, ठीक है। और बाद में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो हम उसे ही रेस्पॉन्सिबल करेंगे कि ये काम आपको दिया था और आपने सही तरीके से नहीं किया, ठीक है। फिर बात करते हैं अलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़। देखिए, ड्यूटीज़ जो है, कर्तव्यों का निर्धारण भी कर देना चाहिए, ठीक है। किसी भी एम्प्लॉय को हम काम दे रहे हैं तो उनको बता देना चाहिए कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ बनती है, आपको क्या क्या रोल प्ले करना है इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, ठीक है। तो उनको हमें पहले ही उनकी ड्यूटीज़ बता देनी चाहिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ऑथराइजेशन, ठीक है। ऑथराइजेशन, काम को बार बार जा कर के उसका ऑथराइजेशन करना चाहिए। उनके जो भी एम्प्लॉय को हमने काम दिया है, इंटरनल चेक सिस्टम में काम कर रहे हैं जो इंसान, तो उनका काम बार बार चेक किया जाना चाहिए और उसका ऑथराइजेशन करना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कंपल्सरी लीव। और जिन भी इंसान को हमने आंतरिक निरीक्षण प्रक्रिया के अंदर रखा हुआ है, उन इंसानों को साल में 1-2 बार छुट्टी पर भेजना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनसे पूरे साल भर काम करवा रहे हैं और उनको छुट्टी पे ही नहीं भेज रहे, उनको अनिवार्यतः छुट्टी पर भेजना चाहिए, ताकि बाद में उनके पीछे से हम क्या कर सकें, उनके काम को चेक कर सकें, ठीक है। फिर देखिए, सेकेंड बात करें रिगार्डिंग अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से रिलेटेड कौन कौन से उसमें फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए, हमारी अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए आंतरिक निरीक्षण के लिए। तो साउंड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का कैसा सिस्टम होना चाहिए, साउंड सिस्टम होना चाहिए, उचित प्रणाली होनी चाहिए अकाउंटिंग की, ठीक है। उसमें बहुत ध्यान से सारा काम किया जाना चाहिए और अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे लेजर्स बनाने की टेक्निक्स हैं वो सही तरीके से यूज़ करनी चाहिए और हमारे जो वाउचर्स हैं वो उसके प्रूफ के लिए रखने चाहिए, ठीक है। तो मतलब अकाउंटिंग का सिस्टम भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल पार्शियल होना चाहिए, ठीक है। एकदम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सारा काम व्यवस्थित सिस्टमेटिक किया गया होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट, प्रोसीजर मैनुअल। फिर देखिए, प्रोसीजर मैनुअल मतलब प्रक्रिया पुस्तिका भी रखनी चाहिए, मतलब कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, उसकी एक मैनुअल बना के रखनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, फॉर्म्स। अकाउंटिंग के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है। फॉर्म्स जो भी है हमारे क्रय परचेज से रिलेटेड हो गए, सेल से रिलेटेड हो गए, जो भी बीजक है उनको हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं अदर फीचर्स। अदर फीचर्स में है कंट्रोल ओवर द मेलिंग। बाहर से अगर कोई भी मेल आ रही है, ठीक है, कोई भी बाहर से कोई भी सूचना आ रही है या कोई भी डाक आ रही है तो उसके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डाक, कोई भी मेल आ रही है, कोई भी खोल के उसको देख लेगा। अगर कोई कॉन्फिडेंशियल हुई तो सारी इन्फॉर्मेशन सबको पता चल जाएगी। इसलिए जो मेलिंग सिस्टम है उस पर भी क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लोचशीलता होनी चाहिए। उसमें हम जब चाहे उसमें अपने हिसाब से उसके अपने अकॉर्डिंग क्या कर सके, हम चेंजेस कर सकें। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी भी उस इंटरनल चेक सिस्टम में होनी चाहिए। तो ये सारे फीचर्स थे एक अच्छी इंटरनल चेक सिस्टम के, ठीक है। एसेंशियल फीचर ऑफ एन आइडियल इंटरनल चेक सिस्टम। जो एक अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम है उसमें ये सारे फीचर्स होने चाहिए, ये सारे गुण होने चाहिए, ठीक है। आगे के जो टॉपिक रहेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।